हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणु सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, SRLS कॉलेज कालाडेरा। स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने टिश्यूज़ के बारे में अध्ययन किया। टिश्यूज़ क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, और हमने ये भी देखा कि पादप में यानी कि एक पौधे में मुख्यतया दो ऑर्गन मेन हैं, रूट और शूट। रूट की ग्रोथ के लिए रूट एपिकल मेरिस्टेम कार्य करता है और शूट की ग्रोथ के लिए शूट एपिकल मेरिस्टेम काम करता है। हमने कल शूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में बात की थी। आज हम उसके संगठन को स्पष्ट करने के लिए वैज्ञानिकों ने समय समय पर अनेक वाद प्रस्तुत किए हैं। हम आज उन थ्योरीज़ का अध्ययन करेंगे। जो सबसे पहले थ्योरी दी गई है वो है एपिकल सेल थ्योरी, यानी जिसे हम शीर्षस्थ कोशिकावाद भी कहते हैं। अधिकांश वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के प्ररोह शीर्ष में एकल चतुष्फलकीय शीर्षस्थ कोशिका उपस्थित होती है। इस आधार पर नागेली ने 1878 में शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस थ्योरी के अनुसार एकल शीर्षस्थ कोशिका शीर्षस्थ मेरिस्टेम की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, यानी कि ये जो एकल एपिकल सेल होती है वो शीर्षस्थ मेरिस्टेम की स्ट्रक्चरल व संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। यही कोशिका समस्त वृद्धि प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है, यानी कि इसी एपिकल सेल से शूट का डेवलपमेंट होता है, शूट का इलोंगेशन होता है। इस प्रकार की एकल शीर्षस्थ कोशिका शैवालों में तथा अधिकांश ब्रायोफाइटों में पाई जाती है। टेरिडोफाइटा में पाई जाने वाली शीर्षस्थ कोशिका प्राय चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल होती है, जिसमें 3 फलक विभाजित होते हैं। चित्र नंबर 1 में ये चित्र दर्शाया हुआ है, परंतु अजोला आदि कुछ टेरिडोफाइट्स में यह कोशिका त्रियक फलकीय होती है, जिसमें से केवल 2 फलक इसके विभाजित होते हैं। नागेली का विश्वास था कि इस प्रकार की एकल शीर्षस्थ कोशिका एंजियोस्पर्म में भी उपस्थित होती है, यानी वो मानते थे कि जो आवृतबीजी हैं उनके शूट में भी इस तरह की एकल शीर्षस्थ कोशिका होती है, जो कि इस शूट के डेवलपमेंट या ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। परंतु अब यह भलीभांति स्थापित हो चुका है कि आवृत बीजों में इस प्रकार की एकल शीर्षस्थ कोशिका का अभाव होता है, अतः यह सिद्धांत आवृत बीजियों में लागू नहीं होता। दूसरी थ्योरी जो दी है वो है हिस्टोजन थ्योरी, यानी कि उत्तकजनवाद। यह सिद्धांत हैंस्टीन द्वारा 1868 में प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार आवृत बीजों के प्ररोह शीर्ष में 3 सुस्पष्ट मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र अथवा परतें होती हैं, जिन्हें हम उत्तकजन कहते हैं। ये परतें निम्न है। पहली डर्मेटोजन। डर्मा मीन्स त्वचा, तो जैसे ही शब्द से प्रतीत हो रहा है त्वचाजन, यानी कि यह सबसे बाहरी परत है। इसकी कोशिकाओं में केवल अपनतिक विभाजन होते हैं। इसका कार्य बाह्य त्वचा बनाना है। अपनतिक विभाजन वे होते हैं जिसमें एक ही परत में उसके डिवीजन होते रहें, यानी कि उसकी चौड़ाई बढ़ती है। और परिणतिक विभाजन वे होते हैं जिसमें परतें बढ़ती हैं और लेयर्स में डिवीजन होता है। तो जो डर्मेटोजन है इनकी सेल्स में केवल एंटीक्लिनल या अपनतिक विभाजन होते हैं। इसका कार्य बाह्य त्वचा बनाना है। जो दूसरा हिस्टोजन या उत्तकजन है वह है पेरिब्लम या वल्कुटजन। यह त्वचाजन व रंभजन के बीच स्थित एक बेलनाकार क्षेत्र है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। पेरिब्लम यह त्वचाजन यानी ऊपर त्वचाजन और नीचे की तरफ जो है रंभजन यानी प्लेरोम, इसके बीच का बेलनाकार क्षेत्र है, जो कोशिकाओं की अनेक परतों से निर्मित होता है और इसका कार्य है कोर्टेक्स को बनाना। जो तीसरे प्रकार का हिस्टोजन है वह है रंभजन यानी प्लेरोम।
यह सबसे अंदर का क्षेत्र होता है और इसकी कोशिकाएं केंद्रीय सिलेंडर अर्थात प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यू बनाती है। पित्त, मेडुलरी रे व पेरिसाइकिल इसी रंध्रजन से बनती हैं। यद्यपि यह वाद बहुत समय तक मान्य था, परंतु अनेक स्टडीज़ में यह पाया गया कि कुछ पौधों में रंध्रजन केंद्रीय सिलेंडर के अतिरिक्त कोर्टेक्स भी बनाता है, अर्थात इन परतों में कार्य विशिष्टता नहीं है। और दूसरा, अधिकांश एंजियोस्पर्म में व जिम्नोस्पर्म में ये परतें स्पष्ट विभेदित नहीं होती, अतः इन कारणों से इस सिद्धांत की भी मान्यता समाप्त हो गई। यानी जो हिस्टोजनवाद था वह भी इन दो कारणों के कारण मान्यता नहीं पा सका। जो तीसरी थ्योरी है वो है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, जो श्मिट ने 1924 में दी थी। इसके अनुसार एंजियोस्पर्म का यानी आवृत बीजियों का प्ररोढ़ शीर्ष जो है वो दो सुस्पष्ट क्षेत्रों का बना होता है, ट्यूनिका और कार्पस। ट्यूनिका जो है वह नियमित रूप से व्यवस्थित कोशिकाओं की एक अथवा अधिक परतों से बनी परिधीय स्तर है और इसकी कोशिकाएं छोटी होती हैं। जो कॉर्पस क्षेत्र है यानी जो अंदर का क्षेत्र है यह ट्यूनिका सेल से ढका होता है और उपरोक्त दोनों क्षेत्रों को कोशिका विभाजन के तल के आधार पर विभेदित किया जा सकता है। ट्यूनिका की परतें केवल अपनतिक रूप से विभाजित होती हैं, यानी कि केवल एक ही लेयर में यानी एक ही परत में इसमें डिविजन्स होंगे, जबकि कॉर्पस क्षेत्र में सभी तलों में विभाजन होते हैं। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, कॉर्पस क्षेत्र में दोनों तरह के डिवीजन हैं, आड़े और सीधे, जबकि ट्यूनिका में केवल एक ही लेयर में परत में विभाजन होते हैं, यानी अपनतिक विभाजन इसमें पाए जाते हैं। और कॉर्पस क्षेत्र में सभी तलों में विभाजन होते हैं तथा यह कोर्टेक्स का निर्माण करता है। यह दोनों क्षेत्र अलग अलग प्रारंभिक कोशिकाओं से व्युत्पन्न होते हैं। अधिकांश वैज्ञानिकों द्वारा ट्यूनिका में प्ररोढ़ शीर्ष के आवरण की केवल वे ही परतें सम्मिलित की गई हैं जिनकी कोशिकाओं में अपनतिक विभाजन होते हैं। वे वैज्ञानिक परिणतिक विभाजन करने वाली आंतरिक परतों को कॉर्पस का भाग मानते हैं। इस प्रकार ट्यूनिका कॉर्पस, जो मुख्यतः कोशिकाओं के विभाजन तल पर आधारित है, बाद में उपरोक्त कारणों से लचीली हो गई, यानी कि इसकी मान्यता भी कम हो गई। इस तथ्य को ध्यान में रखे पोफेम एंड चैन 1950 ने ट्यूनिका कॉर्पस के सिद्धांत के आधार पर ही एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो कि मेंटल कोर हाइपोथेसिस कहलाता है। इन्होंने ट्यूनिका की जगह मेंटल व कॉर्पस की जगह कोर नाम के दो क्षेत्र में विभाजित किया। जो चौथी थ्योरी है वो है हिस्टोजन लेयर थ्योरी। डरमन ने 1947 में ट्यूनिका व कॉर्पस क्षेत्रों में सुनिश्चित लक्षणों के अभाव के कारण इन शब्दों का प्रयोग अनुपयुक्त समझा। यानी उन्होंने ट्यूनिका कॉर्पस शब्दों को प्राथमिक उत्तकजनी परतों से प्रतिस्थापित करने का सुझाव दिया। यानी कि उन्होंने यह माना कि ट्यूनिका कॉर्पस शब्द तो हटा दिए जाएं और हिस्टोजेनिक लेयर्स यानी प्राथमिक उत्तकजनी परतें ये शब्द यूज़ किया जाए। उन्होंने सभी आवृत बीजियों में 3 आधारभूत उत्तकजनी परतें यानी बेसिक हिस्टोजेनिक लेयर्स बताई, जिन्हें L1, L2 और L3 नाम दिया। L1 से स्तंभ व पत्ती की बाह्य त्वचा व हाइपोडर्मिस जो है वो L2 से, व कुछ पौधों में कोर्टेक्स का विकास भी L2 से बताया। और जो L3 है यानी जो हिस्टोजेनिक परत L3 है वह संवहनी उत्तकों का विकास करती है। इस प्रकार ये वाद हैंस्टीन द्वारा प्रतिपादित उत्तकजनवाद का रूपांतरण माना गया। यानी जो उत्तकजन थ्योरी हैंस्टीन ने दी थी उसका प्रतिपादित रूप हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी को माना गया, यानी उसी का ये प्रारूप था। जो 5वीं थ्योरी है वो है NAU प्रारंभिक तथा मेरिस्टेमी डी एटेंटिव वाद। यह वाद बुवेट ने 1952 और 1955 में प्रतिपादित किया, जो प्लांटेफोल द्वारा प्रस्तुत पर्ण विन्यास सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार प्ररोढ़ शीर्ष का जो परिधीय एवं उपांतस्थ यानी आखिरी से पहले वाला सब टर्मिनल भाग
वास्तविक प्रारंभिक क्षेत्र है तथा दूरस्थ छोर में उपस्थित कोशिकाएं कायिक प्रवस्था में लगभग इनर्ट होती हैं। इस क्षेत्र की निष्क्रियता की पुष्टि अनेक कोशिकीय लक्षणों जैसे केंद्रक व केंद्रिक का अमाप, कोशिका द्रव में रसधानियों की उपस्थिति के आधार पर हो चुकी है। अर्थात इस थ्योरी के आधार पे उन्होंने यह बताया कि जो प्ररोह शीर्ष है उसका परिधीय भाग यानी साइड्स एवं उपांतस्थ यानी जो एपिकल सेल है उसके नीचे वाला भाग वास्तविक प्रारंभिक क्षेत्र है तथा दूरस्थ छोर में उपस्थित कोशिकाएं कायिक अवस्था में लगभग इनर्ट होती हैं। बुवे ने शूट एपिकल मेरिस्टेम को निम्नलिखित 3 सुस्पष्ट क्षेत्रों में विभाजित किया। पहली एनएयू इनिशियल यानी एनएयू प्रारंभिक, यह परिधीय सक्रिय क्षेत्र है। दूसरा जो इन्होंने क्षेत्र बताया उसका नाम है मेरिस्टेमी डी एटेंटी। यह एक प्रकार का प्रतीक्षा मेरिस्टेम है जो केवल पुष्पक्रम अथवा अंतस्थ पुष्प के निर्माण के समय सक्रिय होता है। और जो तीसरा स्पष्ट क्षेत्र बताया वो है मेरिस्टेमी मेडुलेर, यह केंद्रीय पित्त क्षेत्र होता है। इस तरह से बुवे ने ये थ्योरी प्रस्तुत की जिसके अनुसार शूट एपेक्स को 3 सुस्पष्ट क्षेत्रों में विभाजित किया। जो छठी और अंतिम थ्योरी दी गई वह है कोशिका उत्तकीय अनुक्षेत्र यानी साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन। जिम्नोस्पर्म के प्ररोह शीर्ष में ऐसी परतें नहीं पाई जाती जिनमें केवल अपनतिक विभाजन होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं ट्यूनिका जैसी कोई परत या लेयर नहीं पाई जाती, जो कि ट्यूनिका का मेन लक्षण है। अपनतिक विभाजन होना ट्यूनिका का मेन लक्षण है। ऐसी स्थिति में ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी यहाँ लागू नहीं होती। फॉस्टर ने 1939 में गिंगो बाइलोबा, एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है यानी जिम्नोस्पर्म पादप है, के प्ररोह शीर्ष को कोशिकीय लक्षणों के आधार पर निम्न 4 अंतर संबंधी क्षेत्रों में विभाजित किया, जिसका पहला क्षेत्र है शीर्षस्थ प्रारंभिक समूह यानी एपिकल इनिशियल ग्रुप। इसमें शीर्षस्थ क्षेत्र की सतह पर स्थित कोशिकाओं का समूह तथा उनसे व्युत्पन्न समीपवर्ती पार्श्व कोशिकाओं को सम्मिलित किया गया है। इन कोशिकाओं में सामान्यतः अपनतिक विभाजन होते हैं, परंतु कुछ परिस्थिति में परिणतिक विभाजन भी दर्शाती हैं। दूसरा, केंद्रीय जनन कोशिका क्षेत्र। यह क्षेत्र शीर्षस्थ प्रारंभिक समूह से व्युत्पन्न क्षेत्र है तथा इस क्षेत्र के ठीक नीचे स्थित होता है, यानी जो सबसे ऊपरी शीर्षस्थ प्रारंभिक समूह है शूट के एपिकल पार्ट पर, उसके नीचे केंद्रीय जनन कोशिका क्षेत्र होता है। ये कोशिकाएं अपेक्षाकृत बड़े, बहुभुजीय व अनियमित रूप से व्यवस्थित होती है और इन कोशिकाओं में विभाजन सभी तलों में होता है। हमने ऊपर वाला जो पहला क्षेत्र था या पहला समूह था सेल्स का, शीर्षस्थ प्रारंभिक समूह, उसमें देखा कि इसमें केवल अपनतिक विभाजन होते हैं, परंतु केंद्रीय जनन कोशिका क्षेत्र में अनियमित रूप से यानी कोशिका विभाजन जो है सभी तलों पर होता है। जो तीसरा क्षेत्र है वह कहलाता है पट्टी मेरिस्टेम। यह केंद्रीय जनन क्षेत्र से व्युत्पन्न कोशिकाएं हैं जो इस क्षेत्र के ठीक नीचे स्थित होती है। यहाँ कोशिकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं अतः इस क्षेत्र की कोशिकाएं ऊर्ध्वाधर क्रम में विन्यासित होती है, यानी सबसे ऊपर शीर्षस्थ प्रारंभिक समूह, उसके नीचे केंद्रीय जनन कोशिका क्षेत्र और उसके नीचे होता है पट्टी मेरिस्टेम, जिसमें यानी जिनकी सेल्स में अनुप्रस्थ विभाजन ही पाए जाते हैं, जिससे यानी इस क्षेत्र की कोशिकाएं जो हैं वो सीधे क्रम में विन्यासित होती है। चौथा जो अंतिम समूह या क्षेत्र है वह है परिधीय मेरिस्टेम। इस क्षेत्र का निर्माण शीर्षस्थ प्रारंभिक कोशिकाओं तथा केंद्रीय जनन कोशिका क्षेत्र की कोशिकाओं से होता है। व्युत्पत्ति के आधार पर इसे पार्श्व मेरिस्टेम भी कहते हैं। परिधीय मेरिस्टेम की कोशिकाओं में स्थानीय विभाजनों से पर्ण आद्यों की उत्पत्ति होती है। इस तरह से शूट एपिकल मेरिस्टेम, इसके संगठन को दर्शाने के लिए ये 6 विभिन्न थ्योरीज दी गई जिसका अध्ययन हमने आज किया। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अक्सर यूनिवर्सिटी के पेपर्स में या यूनिवर्सिटी परीक्षा में एक बड़े क्वेश्चन के रूप में आता है, अतः आप इस क्वेश्चन को डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के रूप में तैयार कर सकते हैं। और जो विभिन्न थ्योरीज दी गई हैं ये छोटे प्रश्न के रूप में कई बार पूछी जाती हैं, अतः आप इस टॉपिक की उसी के हिसाब से तैयारी करें। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट रन पे हम
इस पेपर का अगला टॉपिक अध्ययन करेंगे। थैंक यू।